हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की है। अपने इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हम न केवल जीएस के सेगमेंट को कवर करा रहे बल्कि सीसैट के सेगमेंट को भी कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। सीसैट के अंतर्गत ये हमारा मैथ का सेगमेंट है और मैथ में ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। उम्मीद है कि आपने उन दोनों क्लासेस को देखा होगा, उनका आपने नोट्स बनाया होगा और आज की एक क्लास देखने से पहले उनका एक आपने क्विक रिवीजन भी किया होगा। तो आज हम अपनी इस क्लास 3 में कुछ बचे हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या कहें संख्याओं के वर्गीकरण जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके अंतर्गत जो भी वर्गीकरण शेष रह गया था उस वर्गीकरण के इतर उनको आज देखेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस बातों को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इतनी क्लासेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल की दोनों क्लासेस का हम एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक, आज की क्लास शुरू करें वही पुरानी अपनी बेसिक बात कि आप में से जिस बच्चे के पास ये सिलेबस ना हो सीसैट का, श्री आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर ले और इसको निकलवा ले ताकि आपको दिक्कत ना आए। आपको ये पता रहे कि मैथ के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है और आपने अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके ख़त्म हो गए हैं, है ना। एक आपको पूरा प्रारूप पता रहे ताकि आपकी तैयारी किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। ठीक, तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं आज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो क्विक रिवीजन पहली क्लास से शुरू करते हैं। पहली क्लास में हमने आपको बताया था अंकों के बारे में कि अंक किसे कहते हैं। मैंने बोला था जिन प्रतीकों का हम उपयोग करते हैं उनको अंक बोलते हैं। ये प्रतीक टोटल कितने हैं, ये प्रतीक टोटल हमारे पास 10 हैं। ठीक है, 0 से लगा के 9 तक के प्रतीक होते हैं और इन्हीं के समूह को मिलाकर जो भी बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, संख्या। और इन्हीं संख्याओं को जिस पद्धति के जरिए हम निरूपित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संख्या पद्धति। वास्तव में संख्या पद्धति 2 प्रकार की हैं। एक है हमारी इंडियन संख्या पद्धति जिसको भारतीय बोलते हैं और दूसरी हमारी इंटरनेशनल संख्या पद्धति। इंडियन में हम क्या पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये पढ़ते हैं। इंटरनेशनल में हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं, 1000 पढ़ते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पढ़ते हैं। क्लियर, ये बातें मैंने आपको बताई थी कि 10 लाख अगर आता है तो वो 1 मिलियन होता है। ठीक है, अगर 1 अरब आता है तो वो क्या होता है, वो बिलियन होता है। ठीक है, 10 खरब आता है तो वो क्या होता है, ट्रिलियन होता है। क्लियर, ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी। ये बताने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। इसमें मैंने बोला था जो भी संख्या आपको दी जाए, ठीक है, जो भी संख्या आपको दी जाए एज इट इज उसी संख्या का अगर पूछ रहा है कि 5 का जातीय मान क्या है तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 7 का जातीय मान क्या है, 7 ही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 7 का स्थानीय मान क्या है तो 7 गुणा 1 7 होगा। लेकिन 5 का अगर स्थानीय मान आपसे पूछे तो आप यहाँ देखो 7 में 1 है, 1 में यहाँ पे क्या होगा, 10 का गुणा होगा, 2 में यहाँ कितने का होगा, 1000 का, और 5 में कितने का होगा आपका, 10,000 का। ठीक है, तो इस आधार पे आप बताओगे कि अच्छा यहाँ नहीं, मैंने देखो यहाँ गड़बड़ कर दी। ठीक है, यहाँ 10 आएगा, यहाँ सैकड़ा, 5 में कितना होगा, 1000। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा आपका, 5000। तो अगर आपसे स्थानीय मान पूछेगा तो आप बोलोगे सर 5 का स्थानीय मान 5000 है। 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 30,000 होगा। ठीक, लेकिन जातीय मान वही होगा। क्लियर, इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने आपको बोला था कि आपको पहाड़े याद करने हैं, आपको रफ कॉपी बनानी है, फेयर बनानी है, टेस्ट सीरीज की कॉपी बनानी है और प्रैक्टिस सेट की कॉपी बनानी है। फिर मैंने आपको बताया कि जो संख्याएं हैं उनका अपने आप में एक वर्गीकरण होता है। इन संख्याओं के वर्गीकरण को टोटल रूप से क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं।
सम्मिश्र संख्याओं की परिभाषा क्या है? वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के मेल से जो संख्याएं बनती हैं वो सम्मिश्र कहलाती हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं और एक इमेजनरी नंबर होते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं और इमेजनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं का कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन इनकी जो परिभाषा है वो ये है कि इनको संख्या पद्धति में या कहीं इनको संख्या रेखा में दर्शाया नहीं जा सकता या निरूपित नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाती? काल्पनिक। जैसे √-4, √-3, ये क्या कहलाती? काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, -3, -2, -1, ठीक है, या फिर √4, √2, ये सब की सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। फिर मैंने आपको बोला था जो ये वास्तविक हैं ये भी दो पार्ट में बढ़ जाती हैं, एक आती है परिमेय संख्या और एक आती है अपरिमेय संख्या। परिमेय का मतलब होता है रैशनल नंबर, अपरिमेय का मतलब होता है इर्रेशनल नंबर। इसमें मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि अपरिमेय संख्या वो होती है जो ना तो पुनरावृत्त हो और ना ही क्या कहते हैं क्या हो, समाप्त हो। ठीक है, अगर वो समाप्त हो जाती है और पुनरावृत्त हो जाती तो वो परिमेय कहलाएगी, और अगर वो समाप्त नहीं होती है और ना ही वो क्या कहते हैं पुनरावृत्त होती है तो वो अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है, फिर मैंने बोला था P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। इस चीज़ के अंतर्गत मैंने ये परिभाषा आपको बताई थी। फिर मैंने ये भी बोला कि अपरिमेय जो संख्या है ये अपने मतलब चाचा की उस पे गई है, काल्पनिक संख्या पे, इसका भी कोई आगे की जनरेशन नहीं होती है। लेकिन जो परिमेय संख्याएं हैं ये दो पार्ट में बढ़ जाती हैं, दो क्या तीन पार्ट में, जिसमें हमने एक पढ़ा था पूर्णांक के बारे में, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था दशमलव के बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा था भिन्न के बारे में। भिन्न में मैंने बोला उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न के बारे में सिंपल सा फॉर्मूला, जिसका हर बड़ा हो अंश छोटा हो। अनुचित में क्या था कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। इसमें मैंने बोला था उचित में हमेशा 0 मतलब 1 से कम वैल्यू आएगी, और अनुचित में क्या होता है 1 से अधिक वैल्यू आएगी, मान जो आएगा। दशमलव का मैंने बता दिया था 1.4 अगर है तो ये दशमलव हटा के नीचे 1 0 बढ़ा देंगे, यानी कि जितनी संख्या के बाद दशमलव है वो दशमलव होगा। ठीक, पूर्णांक के बारे में मैंने आपको क्या बोला? पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बोला था कि एक तो होगी पूर्ण संख्या और दूसरी क्या होगी ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण संख्या मैंने क्या बोला था कि 0 से लेकर 9 तक जो भी है वो कहलाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, इसी पूर्ण में दो पार्ट हो जाते हैं, एक है शून्य या कहें उदासीन, और एक है यहाँ पे प्राकृत या प्राकृतिक नेचुरल। इसमें क्या 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं प्लस में जो हैं वो कहलाती हैं प्राकृतिक। ठीक है, 0 की खोज हुई इसीलिए इसको पूर्ण कहा जाता है। इतनी बातें समझ गए थे? यही बेसिक बातें मुझे बतानी थी। माइनस यहाँ पे जो आएगा -1 2 3 ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। तो ये मैंने आपको एक पिक्चर का पूरा ओवरऑल चीज़ें बता दी थी, और उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी स्पीड में आपको चीज़ों को याद करना है। देखो, जब भी आप याद करो ना या जब भी आप पढ़ाई करो तो आपको लगे कि हाँ चीज़ें आपको ऐसे याद हैं, ठीक है, तभी फिर तैयारी का अर्थ होता है। अब मैंने आपको देखो कितनी फास्ट ये बना दिया। आप ये कह सकते हो कि सर आपने प्रैक्टिस कर रखी है इसलिए आपको याद होगा, तो मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी चीज़ें ऐसे याद हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या बताना है? अब लास्ट बात जो मैंने बताई थी इसी में रोमन संख्याओं को लेकर, ठीक है, कि 1 ऐसे याद करना है, ठीक है, 2 ऐसे याद करना है। इसमें मेनली आपको जो याद करना है ये 5 होता है, ये आपका 10 होता है। ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि LCD महंगा करके, ठीक है, LCD महंगा करके मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। L से कितना होता है 50 बोला था, C से कितना बोला था 100 बोला था, इसका शायद 500 बोला था। तो ऐसे आपको ये चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर इतनी बातें? चलिए, अब जब इतनी बातें आपको याद हो गई थी तो मैंने आपको प्राकृत संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था, और उसमें मैंने क्या बोला था? प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूले, ठीक है, या कहें प्राकृत संख्याओं के फॉर्मूले।
जिसमें मैंने आपको पहला फॉर्मूला लिखाया था कि अगर n पदों के योग का आ जाए, ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के योग का आ जाए, तो इसका मैंने क्या फॉर्मूला बोला था, कैपिटल N बराबर n+1/2, ठीक है, ये फॉर्मूला बोला था। फिर मैंने दूसरा फॉर्मूला निकाला था कि n वर्गों, ठीक है, n जो पद हैं उनके वर्गों का योग, ठीक है, n पद जो हैं उनके वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, कैपिटल N बराबर क्या था इसका, n+1 2n+1/6, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बोला था। फिर जो मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला बोला था, ठीक है, वो तीसरा फॉर्मूला क्या था, n पदों के घनों का योग, ठीक है, घनों का योग। इस घनों के योग में मैंने क्या बोला था आपको, घनों में बिल्कुल सिंपल था, जो पहला वाला है उसी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 का ये होल स्क्वायर, ठीक। ये मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखा दिए थे। अब ये 3 लिखा तो दिए थे, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो गया है कि 2 और फॉर्मूले मुझे लिखाने थे, ठीक है, वो 2 फॉर्मूले मैंने नहीं लिखाए। तो अब आप करो कि उसी जगह पे, ठीक है, जगह आपकी हो वहाँ लिख लो, चाहे साइड में लिख लो या इसी कॉपी में नोट डाल के लिख लो प्राकृतिक संख्याओं के शेष फॉर्मूले, और जहाँ पर आपने कल लिखा था वहाँ लिख लेना ऐसे कि शेष 2 फॉर्मूले क्लास 3 में मिलेंगे। तो आपको याद रहेगा, जब भी आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर जगह है वहाँ पे, फेयर नहीं किए हो, अभी भी रफ है, तो फिर आप लिख लो वहाँ जाके, ठीक है। तो लिखो, चौथा फार्मूला लिखो यहाँ पे, प्रथम n सम प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। इसमें क्या कुछ नहीं करना है, कैपिटल N बराबर n+1, ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। मतलब आपको नीचे इसमें 2 नहीं करना है, ये हो गया सम। फिर दूसरा आता है यहाँ पे कि प्रथम n विषम, अभी मैं पढ़ाऊँगा सम संख्या क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, अभी मैं पढ़ाऊँगा, इसीलिए मैंने इन फॉर्मूलों को रोक दिया था, ताकि आज जब सम विषम पढ़ो, आप पहली क्लास ही इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है, का योग। तो ये क्या है, कैपिटल N बराबर n², मतलब कि आप n गुणा n 2 बार कर दो, ठीक है, वो आपका आ जाएगा विषम संख्या, ठीक। बस आपको यही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, 1-2 प्रैक्टिस सेट कर लो, लिख लो यहाँ पे, ताकि आप एग्ज़ाम में मतलब भूलो ना, आपको ये पता रहे कि अच्छा हाँ आपको मतलब जो भी फॉर्मूला बताया उसका क्वेश्चन याद है। लिखो, प्रथम 8 समप्राकृत या समप्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में मैं दे रहा हूँ 144, ठीक है, 188, 64, ठीक है, 72, ठीक। तो अब आप इसको करो, प्रथम 8 समप्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। n बराबर क्या दिया है, 8 दिया है, फार्मूला क्या लगाना है, सम का लगाना है। सम का फार्मूला मैंने अभी बताया कि कैपिटल N बराबर n+1, ठीक है। तो n की वैल्यू रख दो 8, 8+1, तो 8 गुणे 8 एक कितना हो गया 9, तो 9×8 72, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 72, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया सम का। अब एक विषम वाला भी कर लो आप क्वेश्चन। लिखो, पहली, शब्द में बदल रहा हूँ, पहली या प्रथम 12 विषम प्राकृत या प्राकृतिक। अब कल आपने प्राकृत और प्राकृतिक पढ़ रखा है, तो अब आपको ये पता होगा कि एक से सब चीज़ शुरू हो रही है, ठीक है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा,
ठीक है, प्रथम 12 विषम प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 184, 144, ठीक है, 72, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, n बराबर क्या कह रहा है, 12 है। फिर आपसे कह रहा है विषम, तो आपको क्या पता है विषम का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, या कहें n गुणे n। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा n का करेंगे, क्यूब है तो 3 बार गुणा करेंगे। तो अब n स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, 12 गुणे 12 n की वैल्यू। अब आपको याद आया मैंने पहले दिन की क्लास में आपसे क्यों कहा था कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको वर्ग याद होने चाहिए, या आपको क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि अब आप यहाँ देखकर ही तुरंत कर दोगे कि 12 12 144, वरना आप क्या करोगे फिर गुणा करोगे। गुणा कैसे, 12 गुणे 12 में करोगे, 12 दूना 24 की 4, 12 एकम 12 और 13 14, तो टाइम लगा। तो आपको वर्ग इसीलिए याद होने चाहिए ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो, टाइम आपको कम लगे। और सीसैट में इम्पॉर्टेंट ये भी है हिंदी माध्यम के लिए टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को लिख लो और इस चीज़ को समझ लो। क्लियर, अब इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अब आज से हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक को। ठीक है, सम विषम संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं अब आज की क्लास क्या है। अच्छा, मैंने ये रोमन वाला आपको बता दिया है, ये LCD महंगा 50, 100, 500 और ये 1000 लिख लो, नहीं तो बच्चे कहेंगे ये 1000। ठीक है, LCD महंगा रोमन का। क्लियर, चलिए। हाँ, एक बात और बतानी थी, कई बार मैंने कल की जैसे क्लास सुनी तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने 35 2 7 2 लिखा था ऐसे करके डिजिट, और मैं यहाँ 2 को क्या पढ़ रहा हूँ 7, मुँह से बोल रहा हूँ 7 जबकि लिखा 2 है। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई एरर आपको मिल जाए तो आप उसको ठीक कर लिया करना ऑटोमेटिक अपनी तरफ से ही, वरना मुझे तो दिख जाती तो मैं तो बोल देता हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से ठीक कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये होता है जब आप स्पीड में होते हो, फ्लो में होते हो, अपनी धुन में होते हो, तो कुछ चीज़ें एरर हो जाती हैं, लेकिन बहुत बड़ी एरर नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो चेक करके ही पब्लिश करता हूँ। ठीक, तो आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं अब टॉपिक की। तो मैंने क्या बोला, आज हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि सम एवं विषम संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, आज ये जब आप पढ़ लोगे ना तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा दिल्ली में जब भी सर्दी शुरू होती है तो ऑड इवन शुरू हो जाता है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, इवन का मतलब क्या होता है, सम होता है। ठीक है, ऑड का मतलब क्या होता है, आपका विषम होता है। विषम का क्या मतलब होता है, विषम का मतलब होता है परिस्थितियां अलग हों। ठीक है, विषम ऐसे आप समझ सकते हो, विषम का मतलब परिस्थितियां अलग हों। या फिर अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में बात करूं तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक हमने संख्याएं लिखी। ठीक है, तो जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है, ठीक है, जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए, जैसे 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, ठीक है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं सबकी सब सम संख्याएं। ठीक, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे 3 5 7 9, ठीक है, आगे चल के आपको यहाँ पे 10 और ये 11 मिलेगा, तो ये जो 11 है, ये जो संख्याएं हैं, ये 3 5 7 9 11, ये सब की सब क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं विषम। क्यों, क्योंकि इनमें 2 का भाग नहीं जाता है। समझ गए, तो जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम, जिसमें 2 का भाग ना जाए वो विषम। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं और फिर एग्जाम्पल, और बस इस टॉपिक को भी कवर करते हैं। तो लिखो, आप हेडिंग डालो सम संख्याएं, सम संख्याएं। ठीक है, एड़ी बनाओ चाहे या बना के एक ही मात्रा लगाओ, एक ही बात है। इंग्लिश में लिखो इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, EVEN NUMBERS। ठीक है, लिखो
ऐसी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं जो 2 नंबर में लिखना है, अंक में, हिंदी में 2 नहीं लिखना है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, या कहें जिनमें 2 का भाग या कहें 2 का पहाड़ा पूरा चला जाए, ठीक है, पूरा चला जाए, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, मैंने यहाँ 3 परिभाषाएं एक साथ जोड़ दी। पहली मैंने बोला कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित का मतलब भाग चला जाए, तो ये मैंने सरल भाषा कर दी, भाग। फिर भाग का क्या मतलब होता है? जिसमें 2 का पहाड़ा पूरा चला जाए, ताकि अगर आप क्लास 6 के भी बच्चे हो तो भी आपको ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आपने लिख लिया कि पूरा भाग चला जाए। इसको किससे निरूपित करेंगे? इसे कैपिटल ई से निरूपित करते हैं, कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, कुछ बच्चे का ये लिख लेते हो, जैसे मैंने बोला ना कैपिटल और फिर ऐसे लिखते हो ई, ये नहीं लिखना है, ये कैपिटल ई बना दोगे बस यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं लिखना है कैपिटल ई से। सुनने का मतलब ये भी नहीं है कि आप आइकन्स को भूल जाओ। ठीक है, तो कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। कैपिटल ई क्यों? क्योंकि इवन नाम है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, कौन कौन सी संख्याएं सम होंगी। तो पहली बात 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, ठीक है, 928 होगी, 520 होगी। ठीक है, अब ये क्यों होंगी 928, 520? ये हम कल जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल? जब हम पढ़ेंगे विभाजन के नियम। ठीक है, विभाजन का सामान्य सा क्या मतलब होता है? जिसमें भाग चला जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं विभाजन। ठीक, तो कल जब पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी बस इतना ही याद रखो, 2 से लेके 12 तक या 2 से लेके 20 तक, ये सब क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, कई बार आपको लगेगा कि सर क्या ये प्लस वाली ही सम होंगी, माइनस वाली नहीं होंगी? वो भी माइनस वाली भी होती हैं, तो यहाँ नोट लिख लो। ठीक है, कि संख्या चाहे प्लस हो या माइनस हो, उनको भी हम सम संख्याएं बोलते हैं। लिखो, ऋणात्मक संख्याएं भी सम संख्याएं हो सकती हैं बशर्ते वो 2 से बशर्ते उनमें लिखो, बशर्ते उनमें 2 से भाग चला जाए, 2 से भाग चला जाए, या कहें 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसको हम प्लस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे माइनस मान लो अगर आ जाए, -2, -4, -6, -8, तो ये भी क्या है? ये भी सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आप बताइए -18, -26, -36, -48 क्या सम संख्याएं हैं? तो आप कहोगे हाँ सर हैं। ठीक है, आप इनको भी एग्जाम्पल में नोट कर लो। क्लियर? तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब लिखिए दूसरी, जो विषम है। तो सिंपल सी बात है, विषम की क्या परिभाषा है? कि जो सम ना हो या जिनमें 2 का भाग ना जाए। ठीक है, लिखो विषम संख्याएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ODD, ऑड नंबर्स। ठीक है, लिखो ऐसी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं जो
2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, या कहें जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, या कहें जिनमें 2 का पहाड़ा ना आए, जिसमें 2 का पहाड़ा ना आए, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। ऐसी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, या कहें जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, या कहें जिनमें 2 का पहाड़ा ना आए, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब 2 को छोड़ दो, ठीक है, 2 के अलावा किसी से भी वो संख्या विभाजित हो जाए, मतलब 3 से हो जाए, 5 से हो जाए, ठीक है, 7 से हो जाए, ठीक है, 9 से हो जाए, 11 से हो जाए, ठीक है, 13 से हो जाए, इनसे हो जाए, वो सब की सब क्या कहलाएंगे? विषम। और जो 2 से हो जाए वो सम कहलाएगी। ठीक है। इसको किससे निरूपित करेंगे बताओ? इसको निरूपित करेंगे, इसे कैपिटल ओ से निरूपित करते हैं। कैपिटल ओ से निरूपित करते हैं, निरूपित, ठीक है, करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑड बोलते हैं। ठीक है। क्या यहाँ पर भी सर वही नियम लगेगा? तो जी हाँ, यहाँ पर भी ऋणात्मक वाला नियम लगेगा। लिख लो नोट। ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं भी विषम संख्याएं हो सकती हैं बशर्ते उनमें 2 से भाग ना जाता हो। ठीक है। 2 से भाग ना जाने का मतलब है अन्य से किसी से भी चला जाए। ठीक है। उनमें 2 से भाग ना जाता हो। चलो अच्छा, एक बात यहाँ पे और लिख लो, यहाँ पे और लिख लो। ठीक है। एक अन्य परिभाषा विषम संख्या की लिख लो, अन्य परिभाषा। ठीक है। 2 से विभाजित न होने का अर्थ है अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, या कहें 2 के पहाड़े में, या कहें 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याओं को छोड़कर, बाकी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। अब कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक है। अब 2 का पहाड़ा आपको देखो, अभी क्या होता है ना दिमाग में कि 2 से नहीं होगा, 4 से हो सकता होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो 2 के पहाड़े में जैसे मैंने लिखा है ना, क्या लिखा है कि 2 से विभाजित न होने का अर्थ है अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, या कहें 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याओं को छोड़कर। मतलब 2 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आती हैं, तो अब आपको 2 का पहाड़ा आता है ना, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दम 20। तो अब आपको क्या पता है कि न तो वो 2 से विभाजित हो, न 4 से हो, न 6 से हो, न 8 से, न 10 से, न 12 से, न 14 से, न 16 से, न 18 से, न 20 से। इनमें से किसी से भी विभाजित ना हो। अगर इनमें से किसी से विभाजित हो रही है तो वो सम ही कहलाएगी, और इनके इतर किसी से विभाजित हो रही है तो वो विषम कहलाएगी। ठीक है। मान लो अगर 3 से हो जाए तो विषम, 5 से हो जाए तो विषम, 7 से हो जाए विषम, 9 से हो जाए विषम, 11 से विषम, 13 से विषम, 15 से विषम, 17 से विषम, 19 से विषम।
ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने माइनस वाला बोला था तो माइनस में एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे -3 -19, ठीक है, -73। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 19 तो अभाज्य संख्या है। अरे वो अभी रुको, अभी सब बताऊंगा। अभी पहले सम विषम समझो। जैसे कल कॉम्प्लेक्स समझे थे, कॉम्प्लेक्स के बाद ही तो हमने फिर कैटेगरी बनाई थी, तो उसी तरीके से इसमें भी समझो। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये चीज़ें लिख ली। ना लिखी हो वीडियो को फिर से पीछे रिमाइंड करो। आपके पास तो सुविधा है ना मेरे पास ये सुविधा नहीं, क्योंकि मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। ठीक, तो इतनी बातें हो गई। चलिए अब कुछ बेसिक चीज़ें और लिख लो नोट के रूप में, महत्वपूर्ण तथ्य सम और विषम को लेकर। ठीक है, क्या है, लिखो 0 1 सम संख्या है। 0 1 सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि यह सम संख्याओं की सभी शर्तों को पूरा करती है। शर्तों को पूरा करती है मतलब आप एक बात बताओ, जैसे ये 1 है, ये क्या है, अभी तो विषम है, लेकिन 1 के आगे अगर हमने 0 लगा दिया और 2 से भाग दोगे तो 5 बार चला गया, 2 पंचे 10 हो गया। या 2 है, 2 के आगे हमने 0 लगा दिया, 2 से भाग दे दिया, चला गया ना 10 बार। या 3 है, 3 के आगे हमने 0 लगा दिया, 2 से भाग दे दिया तो चला गया ना 15 बार। तो ये क्या हो रहा, 0 को अगर हम किसी के साथ लगा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, वो सम बन जाती है। तो ये कंडीशन है इसी की, इसीलिए लिखा सभी शर्तों को पूरा करती है। तो 0 क्या हुई, एक सम संख्या। अगर आपको कहीं मिल जाता है 320, ठीक है, या 330, तो आप इसको क्या कहोगे, सम है। क्यों? क्योंकि ये 0 है और 0 में 2 का भाग चला जाता है। ठीक है, तो इसका आपका क्या आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 छंका 12 और 2 पंचे 10, 165 आ जाएगा भाग देने पे। ठीक है, तो ये 0 एक सम संख्या है, क्योंकि ये सम संख्याओं की सभी शर्तों को पूरा करती है। आप ये एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, जैसे 10 लिखो, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे देखो लिखा करो, देखो रुको 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 रुको, एग्जाम्पल ऐसे लिखो, ऐसे लिखो एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ लिखो 1, ठीक है, फिर ऐसे ही एरो बनाओ। ठीक है, फिर लिखो 1 और 0, ठीक, फिर ऐसे एरो बनाओ, फिर लिखो 10/2 बराबर 5। ठीक, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि 1 था, हमने फिर 0 उस पर जोड़ दिया तो ये बन गया। इसी तरीके से लिखो 2, फिर 0, फिर यहाँ पे 20/2 बराबर कितना, 10। ठीक है, फिर इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। फिर ऐसे लिखो 3, फिर 0, फिर इसको बॉक्स में ऐसे बंद करो, फिर 30/2 यहाँ 15 कर दो। ठीक है, ऐसे ही कर दो 333। ठीक है, और 33 को आप क्या कर दो 330, फिर इसको आगे ऐसे ही कर दो। ठीक है, ये लिखने के तरीके होते हैं मैथ में। फिर 2 कर दो, फिर 165 कर दो। ठीक, ऐसे 11 कर दो, 11 को फिर 0 1 आगे ऐड कर दोगे तो 110/2 मतलब 55। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चल गया। क्लियर। अब दूसरी चीज़ लिखो, दूसरा इसी में, ठीक है, नोट वाले में पॉइंट में, कि ऋणात्मक संख्याएं या पूर्णांक भी सम अथवा विषम हो सकते हैं। लिखो ऋणात्मक संख्याएं, कल पूर्णांक पढ़ाया था तो उसमें 2 टाइप बोले थे, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक पूर्णांक, तो वही है। ऋणात्मक संख्याएं या पूर्णांक भी सम अथवा का मतलब सम भी हो सकते हैं और विषम भी, सम अथवा विषम हो सकते हैं। ठीक है, फिर लिखो तीसरा पॉइंट, ठीक, तीसरा पॉइंट लिखो, किसी धनात्मक संख्या का धनात्मक संख्या से गुणा करने पर संख्या धनात्मक प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब
+2 का गुणा अगर +2 से करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, या 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा। अगर किसी संख्या के आगे कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है तो वो धनात्मक ही होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो धनात्मक संख्या का अगर धनात्मक संख्या के साथ गुणा करेंगे तो प्रतीक चिन्ह क्या आएगा, संख्या धनात्मक प्राप्त होगी। लेकिन लिखो, लेकिन धनात्मक संख्या का किसी ऋणात्मक संख्या से या ऋणात्मक संख्या का, कल बताया था वैसे मैंने, या ऋणात्मक संख्या का किसी धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर +2 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो हमें -4 मिलेगा, या फिर -2 का गुणा +2 के साथ करेंगे तो भी हमें -4 मिलेगा। मतलब ये माइनस आगे हो चाहे पीछे हो, हमें जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, ठीक। अब एक लास्ट इसका और लिख लो। लास्ट क्या है, लास्ट लिखो तीसरा। एक काम करो, इनको नंबर ही डाल लो आप, ठीक है, आप इनको नंबर ही डाल लो। ये तीसरा नंबर है तो तीसरा इसको डाल लिया, इसको डाल लो चौथा नंबर, ठीक है। और इसको अब जो आपको मैं करा रहा हूँ इसको डाल लो 5वां नंबर, ठीक। लिखो 5वां नंबर, ऋणात्मक संख्या का, लिखो किसी ऋणात्मक संख्या का किसी ऋणात्मक संख्या के साथ, किसी ऋणात्मक संख्या का अन्य किसी ऋणात्मक संख्या के साथ, अन्य किसी ऋणात्मक संख्या के साथ गुणा करने पर हमें धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है, हमें धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है -2 गुणा -2 करेंगे तो प्लस का 4 हमको मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अर्थात मैंने आपको जो 3 कॉन्सेप्ट बताए ये आप एक ब्रैकेट में बंद कर लो, प्लस गुणे प्लस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, प्लस गुणे प्लस इज इक्वल टू प्लस। फिर लिखो माइनस गुणे प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस। ये हो गया दूसरा फार्मूला। फिर मैंने तीसरा क्या बताया, माइनस गुणे माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। तो ये हो गया आपका सम और विषम संख्याओं को लेकर, ठीक। चलिए अब हम डालते हैं अपनी, लिखते हैं अगली संख्या, डालते क्या है, ठीक है। अगली संख्या क्या पढ़नी है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। भाज्य संख्याओं को हम समझें या भाज्य संख्याओं की हम परिभाषा लिखें, इससे पहले भाज्य को समझते हैं, ठीक है। आप जैसे जानते हो श्री IAS अकेडमी बिल्कुल 0 से शुरू करती हैं चीज़ों को, तो पहले भाज्य को ही समझते हैं। आप में से अधिकांश बच्चे, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 12 में आपको 2 का भाग देना है तो आप भाग देते हो तो आपका आंसर कितना आता है, 6 आ जाता है। ये कैसे आता है, ये आता है ऐसे कि 2 ये लिखते हो यहाँ पे, 12 यहाँ पे लिखते हो और फिर ये लाइन बनाते हो और 2 का भाग देते हो, 6 बार जाता है, यहाँ 12 करते हो, यहाँ 0 आता है, तो ऐसे बना देते हो, ठीक। अब समझना, ये जो 2 है ना, इस 2 को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाए, ठीक है। अभी लिखा दूंगा, अभी बस समझ लो।
भाजक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीजर, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीजर। ये जो 12 है, ठीक है, जिसमें भाग दिया जाता है, जिससे दिया जाता है वो भाजक, वो क्या है 2, जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं भाज्य, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाज्य। भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है, DIVIDEND, ठीक है, DD है इसमें, ये समझो। अब जिसमें भाग दिया वो भाज्य, जिससे भाग दिया वो भाजक, और जो हमें भाग देने के बाद प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया, वो कहलाया भागफल, ठीक है, वो कहलाया भागफल। इसको बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन, QUOTIENT, ठीक है, QUOTIENT, Q फॉर क्यून, U फॉर अम्ब्रेला, O फॉर आउल, ठीक है, T फॉर ट्री, I फॉर मतलब इंक, E फॉर एलिफेंट, N फॉर नेक्स्ट घोंसला, T फॉर ट्री, ठीक है। तो ये स्पेलिंग हो गई। अब ये जो बचता है यहाँ पे इसको बोलते हैं शेष फल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, REMAINDER, ठीक। तो ये हो गया शेष फल। तो अब आपको समझ में आया भाजक, भाज्य, भागफल और शेष फल। तो अब हम जब भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा ना कि भाग चला जाए, ठीक है, भाग ना जाए तो वो अलग संख्या, जिसमें भाग चला गया तो वो अलग संख्या। क्लियर। तो भाज्य का मतलब समझ गए। अब आप चाहे तो इन परिभाषाओं को यहाँ पे लिख लो एक एक करके, है ना, नोट डालो यहाँ पे, ताकि आपको फिर ये एग्ज़ाम के दौरान भूलो ना, क्योंकि अगला जब टॉपिक आएगा ना शेषफल की संकल्पना, वहाँ इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। लिखो भाजक किसको बोलते हैं, लिखो वह संख्या जिससे किसी संख्या में, इससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती। वह संख्या जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है भाजक कहलाती है, भाजक कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ लिख लो एग्जाम्पल, EXP लिखो एग्जाम्पल, ठीक है। 3 का भाग दो 27 में, तो आप ऐसे बना दो चित्र, ठीक है, और यहाँ लिखो यहाँ 3 भाजक है, यहाँ 3 भाजक है, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर दूसरा लिखो भाज्य ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें जिसमें किसी संख्या का भाग दिया जाता है, जिसमें किसी संख्या का भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, भाज्य कहलाती है, भाज्य कहलाती है, ठीक है। यहाँ भी एग्जाम्पल लिखो, फिर से यही बनाओ एग्जाम्पल 3 27, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 27 भाज्य है, ठीक है। अब ये चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ मैंने शब्द, ध्यान रखना शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लो, यहाँ है जिसमें, भाज्य में जिसमें है, और भाजक में जिससे है, शब्दों का ही खेल है, सा का बस, ठीक। भाज्य हो गया, भाजक हो गया, लिखो भागफल ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या, ऐसी संख्या जो, लिखो ऐसी संख्या, इसको इरेज करता हूँ, ऐसी संख्या जो किसी संख्या से भाग देने के बाद प्राप्त होती है, ऐसी संख्या जो किसी संख्या से भाग देने के बाद प्राप्त होती है, भागफल कहलाती है, भागफल कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल
3 27, यहाँ 3 9 27, ठीक है। तो ये 9 बार गई, तो यहाँ लिख लो ऐसे एरो लगा के, यहाँ 9 भागफल है। आपको याद रहेगा, ऐसे भूलोगे नहीं कभी। यहाँ 9 भागफल है, ठीक। लास्ट एक लिख लो, और इसमें शेषफल, ऐसी संख्या जो किसी संख्या से भाग देने के बाद कुछ शेष में या शून्य के रूप में प्राप्त होती है, शेषफल कहलाती है। शेषफल कहलाती है। या अन्य परिभाषा जिसमें किसी संख्या के द्वारा भाग देने के बाद पूरा भाग ना जाए या चला जाए, तब जो शेष बचती है, शेषफल कहलाती है। मेरा एक क्लासमेट था, शेषफल कहलाती है, उसका नाम था शेषपाल। मतलब मैथमेटिक्स का जीनियस। एक क्वेश्चन को लगभग 60 से 70 प्रकार से सॉल्व कर सकता था। मतलब माइंड क्या था उसका, मतलब एक्सट्रीम, ठीक है। बस उसके अंदर एक कमी ये थी, ईगोइस्ट था। मतलब मैं उससे क्वेश्चन पूछता था, मुझे नहीं बताता था, पता नहीं क्यों। मैं आज तक यही नहीं समझ पाया अपनी लाइफ में कि लोग मुझसे नफ़रत क्यों कर लेते हैं, क्योंकि मैं किसी से नफ़रत नहीं करता हूँ। तो होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप लिख लो एग्जाम्पल, 3 27, ये 9, ये 27, यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ लिख लो, यहाँ 0 0 शेषफल है, ठीक है। तो अब आप ये नहीं भूलोगे। अब लिखो भाज्य संख्याओं के बारे में, हेडिंग डालो भाज्य संख्याएं। आज ही ये सारी चीज़ें बस छोटी छोटी लिखनी पड़ रही हैं। आज के बाद आपको ज़्यादा फिर नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब इन संख्याओं के बारे में दोबारा आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला टॉपिक वैसे भी लिखने वाला ही है, क्योंकि फाउंडेशन है तो बेसिक से तो बताना ही पड़ेगा ना। फिर फाउंडेशन का क्या मतलब, भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में लिखो कंपोजिट नंबर। अरे भाई, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। लिखो वे सभी संख्याएं, लिखो वे सभी संख्याएं जिनका एक ये नंबर वाला है, इनका एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड ना हो। सॉरी, गलत लिख गई परिभाषा। मतलब पूरी गलत नहीं हुई है, बस यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया। मैंने अभाज्य की लिखा दे रहा हूँ। वे सभी संख्याएं जिनका एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड, ठीक है, अन्य गुणनखंड, यहाँ तक सही है, अन्य गुणनखंड अवश्य हो, ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं
कहलाती हैं, जिनका एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड अवश्य हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी परिभाषा लिखो, या वे सभी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से, लिख लो अभी समझा दूंगा, अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सकें, ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, पहली बात तो यहाँ कुछ शब्द हैं उनको समझ लो। वे सभी संख्याएं जिनका एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड अवश्य हो। गुणनखंड अवश्य हो, इसका क्या मतलब है ये मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। फिर यहाँ आती है अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, इसका क्या मतलब है ये चीज़ें बताते हैं, ठीक है। देखो गुणनखंड का क्या मतलब होता है। गुणनखंड का ये मतलब ये होता है कि जैसे ये 12 संख्या है, ठीक है, तो 12 को आप कितने प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। 12 को अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको तोड़ना है आपको, तो तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम निकालो, ठीक है। तो 12 में पहले आप किसका भाग दोगे, 1 का भाग दे सकते हो, ठीक है, तो क्या आएगी 12 आएगी। फिर 12 में आप 2 का भाग दे सकते हो तो कितना आएगा 6 आएगा, 2 छंग का 12। फिर 12 में आप क्या कर सकते हो, फिर 2 का भाग दे सकते हो तो 3 आएगा, ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा। फिर आप 3 का भाग दे सकते हो। मतलब अगर मैं कहूँ कि 12 को आप कितने टुकड़े में लिख सकते हो, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 के हिस्से में, ठीक है। तो अगर अब मैं आपसे कहूँ कि क्या 12 का गुणनखंड 1 के अलावा है, तो आप कहोगे सर है, 2 भी है, 3 भी है ना, तो ये गुणनखंड एक्स्ट्रा हो गए, समझ गए। इसकी को बोलते हैं गुणनखंड। मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को छोटी से छोटी संख्या के रूप में गुणे में लिखना, ठीक। जैसे सपोज करो आपके घर में 6 यूनिट हैं और मुझे बताना है कि ये 6 यूनिट हैं, ये कैसे हैं, ठीक है। हमने बड़े लेवल पे तो बोल दिया 6 यूनिट हैं। अब मैंने अगर कहा कि इसको डिवाइड करना है, गुणनखंड में करना है, तो मैं क्या कहूँगा, एक आपकी मम्मी है, एक आपके पापा हैं, एक आपका भाई है, 2 आपकी बहनें हैं, है ना, 2 आपकी बहनें, ऐसे करके मैं बताऊंगा ना, एक आप हैं। तो ये जो होता है लिखने का तरीका, ये गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं समझना है, क्लियर। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वे सभी संख्याएं जिनका एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड हो। मतलब ये 12 में एक तो इसका है ही गुणनखंड, इसके अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो, तो 2 गुणे 2 भी है, 3 भी है, तो ये अन्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो ये पहली वाली परिभाषा हो गई। फिर दूसरी परिभाषा इसी में क्या कह रही है कि एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके, पूर्णतः विभाजित हो। मतलब ये 12 1 से तो हो ही जाएगी, 1 का भाग दोगे टोटल जाएगा, लेकिन आपको पता है 12 में 2 का भाग दोगे तो भी डिवाइड हो जाएगी, 12 में आप 3 का भाग दोगे तो भी डिवाइड हो जाएगी, 12 में आप 4 का भाग दोगे तो भी डिवाइड होगी। अब ये कैसे पता चला 2 से, 3 से, 4 से, क्योंकि इसके गुणनखंड है भाई। 2 गुणे 2 क्या होता है 4 होता है, 3 का क्या होता है 3 है, 3 को हम चाहते हैं यहाँ 6 कर सकते हैं, मतलब 6 से भी भाग जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता हो। कहने का सीधा सा मतलब ये है, अगर हमसे कोई 6 यूनिट का परिवार पूछता है और कोई अलग अलग बताए, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो आपने बताया कि मैं हूँ, ये हैं, वो हैं, ठीक है। कल को मैं आपके भाई से पूछूं तो क्या बोलेगा, मैं हूँ, मेरी बहन है, मतलब वो आपका जिक्र करेगा, समझ गए। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको समझना है कि जिसके गुणनखंड हो और जो स्वयं से भी एक से भी विभाजित हो और अन्य से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो, वो भी भाज्य संख्या, और जो एक के अतिरिक्त जिसका अन्य गुणनखंड हो वो भी भाज्य। ऐसे क्वेश्चन आते बहुत हैं कि ऐसी 2 भाज्य संख्याएं बताइए या ऐसी 3 भाज्य संख्याएं बताइए, फिर उनके बाद कौन सी भाज्य आएगी, तो पता होने चाहिए, ठीक, वहाँ काम आएगा। तो भाज्य आपने लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लो। भाज्य में लिखो 4 8 12 27, ठीक है, लिख लो।
अब आपको पता है 27 के बारे में क्या है, 27 के बारे में आप क्या लिख सकते हो, गुणनखंड कैसे लिखोगे, एक तो है ही, ठीक है, 3 भी है, फिर 3 है, ठीक है। तो आपको पता है 3 त्रिका 9, त्रिका 27, मतलब इसमें क्या है, 3 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है, 9 से भी भाग चला जाएगा और 27 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। ऐसे ही 12 का है। अब दूसरी क्या है परिभाषा, अभाज्य संख्याएं, लिखो अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स, PRIMENUMBERS लिखो। सेम टू सेम परिभाषा है, बस वहाँ पे क्या था कि कोई गुणनखंड अवश्य हो, यहाँ पर ना हो, ठीक है। लिखो वे सभी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक हम क्यों बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि एक का हम जिक्र करते हैं, हम जीरो का यहाँ जिक्र नहीं करते। वे सभी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं जिनका स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, ठीक है। वहाँ क्या था, अवश्य हो, यहाँ ना हो, अंडरलाइन कर लो, ना हो, अर्थात दूसरी परिभाषा लिखो, अर्थात वे प्राकृत संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वहाँ क्या थी, विभाजित हो जाएं, क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे 2 है, ठीक है, 2 में क्या है, 2 में क्या है, एक है इसकी गुणनखंड और 2 है, क्या इसके अलावा और कोई होगा, नहीं होगा, तो 1 और 2 है। ऐसे ही 3 है, 3 में क्या है, 1 होगा और 3 होगा, इसके अलावा कोई होगा, नहीं होगा। 5 का बताइए, 1 होगा और सिर्फ 5 होगा, ठीक है। 7 का बताइए, 1 होगा 7 होगा। 11 का बताइए, 1 होगा 11 होगा। 9 के हैं, 9 के कौन कौन है, 1 है, 3 है, 3 है, ठीक है। तो ये 9 नहीं होगा, 9 भाज्य संख्या है, 9 अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिली, 2 यहाँ भाज्य मिल गई, 3 आपको अभाज्य मिल गई, 5 मिल गई, 7 मिल गई, 11 मिल गई, ठीक है। फिर आपको कौन सी मिलती है, 13 मिल जाती है, फिर आपको 17 मिल जाती है, फिर आपको 19 मिल जाती है। ऐसे ही यूपीएससी में प्रश्न आया है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, या 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, एक क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें पता हों आपको, ठीक है। अभी मैं आपको सब लिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो आप ये समझ गए कि यहाँ पे 2 क्या है, अभाज्य है, 3 क्या है, अभाज्य है, 5 क्या है, अभाज्य है। क्यों अभाज्य है, क्योंकि इनका गुणनखंड केवल या तो 1 है या तो ये स्वयं है, इसके अलावा नहीं है। या फिर कहें कि ये अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, स्वयं के और 1 के अतिरिक्त, स्वयं से भी होती हैं और 1 के अतिरिक्त 1 से भी होती हैं, लेकिन उसके अलावा किसी से नहीं होती विभाजित। क्लियर इतनी बातें। चलिए अब लिख लो, लिख क्या लो, लिखो एग्जाम्पल, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक लिख लो। मैं लिखा देता हूँ, है ना, बात गिनती में तो मैं बता ही दूंगा आपको कि 25 हैं टोटल, लेकिन मैं लिखा दूँ ताकि आपको एक चीज पिक्चर क्लियर रहे, ठीक है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है, ऐसे गिनती भी लिख जाएगी। लिखो ऐसे पहले गिनती लिख लो, 2 3 4 5, दूर दूर लिखना, 6 7 8 9 10,
ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इतनी दूर तो लिखना। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है, 41, 42, 43, 44, सॉरी 44, अरे भाई 44 लिखना है, तो 44 से इसको इतनी नाराज़गी क्यों है। तैंतालीस का 44, 45, ठीक है, 46, 47, 48, 49 और ये 50, ठीक है। फिर यहाँ पे 51, 52, आपका हो सकता है भर जाए तो आप नीचे फिर नई लाइन से लिखना, थोड़ा स्पेस देके, ठीक है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, या तो आप अपनी कॉपी को फोल्ड कर लेना, ठीक है, A4 का पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में कर लेना, ठीक है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 भाई, ये देखो ये दो लोग ना बड़े नाराज हैं, एक तो 44 और एक 71। 70 के बाद 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ठीक है, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ठीक। ये हमने 100 तक आपकी गिनती लिख दी, ठीक। अब हमें इस गिनती में क्या करना है, हमें निकालना है अभाज्य कौन कौन सी संख्याएं, ठीक है। तो वो 25 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं अभी मैं लिखा दूंगा, अभी पहले छांटना सीखो कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। पहले छांटना पता हो जाए फिर हम डायरेक्ट तो लिखा ही देता, अपने मन से आप छांटते तो फिर दिक्कत होती ना आपको। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली अभाज्य है 2। अरे भाई मैं तो इसको कर रहा हूँ, हाँ पहली अभाज्य कौन सी है, पहली नाराज है, ठीक है, पहली अभाज्य कौन सी है 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, पहली हमारी क्या है 2, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 10, 9 है नहीं, 2, 3, 5, 7, ठीक। फिर 11, 13, ठीक है, 17, 19, क्या 21 है, हाँ है, 23, 24 है, हाँ है, मतलब ये क्या है, ये भाज्य हैं, ठीक है का मतलब भाज्य हैं। 27 ये भाज्य हैं, ठीक है, 3 से कट जाती। 29, ठीक है, यह भाज्य है। 31, ठीक है, 33 11 से हो जाती है। 36, 37, ठीक है, 38 हो ही जाती है। 13 से 39 हो ही जाती है। 41, ठीक है, 43, 44, 45, 46, 47, 47 है क्या, तो 3 एक कम 3, ठीक है, तो ये अभाज्य है। 49 7 से हो ही जाती है। 51, ठीक है, 3 से हो ही जाती है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 है, 3 से हो जाता है, ठीक है। 59, 61, 61 है। 62, 63 ये 3 से हो ही जाएगा। 65, 66, 67, 68, 69, ठीक है, 70 ये तो हो ही जाएगा। 71, 72, 73, 73 देखो, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ठीक है, 80, 81, 82, 81 होगा, हाँ हो जाएगा 3 से, ठीक है। 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87 देखो 3 से हो ही जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6, 3 नवा 27, 88, 89, 3 दूना 6, ठीक है। 90, 91,
ठीक है, 3 से हो जाएगा 92, 93, 3 से हो जाएगा 94, 95, ठीक है, 96, 97, ये होगा 97, ठीक है, 98, 99, 100। अब गिनो कितनी है, एक है ना। रुको शुरू से गिनाते हैं आपको, शुरू से। रुको पहले इसको साफ़ कर देता हूँ, है ना, ये गंदा लिख गया। मतलब यही तो दिक्कत होती है कि इतना सब कुछ साफ साफ लिखने के बावजूद भी जब गंदगी हो जाए तो फिर दिल टूट जाता है। आप कहोगे बहुत बड़ा तो आपका दिल ही है जो टूट जाता है ना। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब इसको करते हैं येलो येलो, 2 और ये 3, ठीक। अब काउंट करते हैं कितने ये हैं। देखो ये हो गई 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ठीक है, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच लो, ये 15, ठीक है, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24 और ये 25, ठीक है। तो टोटल आपकी 100, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? टोटल हमारी हैं सर 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं सर? 15 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन नया यूपीएससी बना सकती है भाई साहब, और जानते हो इसमें क्या होगा? इसमें बच्चे का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्या कर सकती है यूपीएससी? आपको इन्हीं गिनतियों को दे सकती है क्वेश्चन में। जैसे एक यूपीएससी ने क्वेश्चन मिरर को लेकर पूछा है ना कि कौन सी संख्या बदलेंगी कौन सी नहीं बदलेंगी, तो मैंने इसीलिए लिखाया। मैंने मूर्ख नहीं हूँ कि मैं आपको गिनती पढ़ाऊंगा, क्योंकि कोई गिनती नहीं पढ़ाता है, ठीक है। और सीसेट पढ़ाने वाला कोई भी टीचर आपको लिख के नहीं देगा, ठीक। तो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब क्या करना है, अब जो भी अभाज्य हैं, ठीक है, 25 के 25 अभाज्य, इनको लिख लो, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, आप एग्ज़ाम हॉल में भूलें ना, ठीक है। तो आप इनको लिखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कौन कौन सी अभाज्य हैं। लिखो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं, ठीक है, लिखो अभाज्य संख्याएं। तो आप लिख लो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं, लिखो यहाँ पे हेडिंग ऐसे ना डालो, डालो यहाँ पे हेडिंग 1 से लेके 100 तक। यहाँ पे लिखो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं। बाद में तुम्हें पॉइंट तो अभी लिखाई दूंगा, वो याद हो जाएंगे, लेकिन ये कौन कौन सी अभाज्य हैं ये तो याद होनी चाहिए ना। 1 से लेके 100 तक अभाज्य, ठीक। तो लिखो 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ठीक है, 41, 43, 47। ये कितनी हो गई? 3, 3, 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 53, 15 बराबर 15 संख्या, ठीक है। ये कितनी हो गई? 1 से 50 तक, ठीक। अब बाकी के आगे की लिखो। 47 तक हो गई, 49 आएगी नहीं, 51 हो ही जाएगी, 52 हो ही जाएगी, ठीक है, 53। चलो यहाँ से ये कौन कौन सी अच्छी हमारी? 53, 59, 61, 67, ठीक है। 53, 59, 61, 67, ठीक। फिर यहाँ पे आपकी 71, 73, 79, 71, 73, 79। ये क्वेश्चन नए बनेंगे और ये जब आएंगे ना तो फिर टीचर कहेगा अरे हमने अभाज्य तो पढ़ाई थी। अरे अभाज्य पढ़ाई थी, ये थोड़ा ना पढ़ाया था। 83, 89, 97, 83, 89, 97, ठीक है। तो 1 से 50 तक में 15 हैं और 50 से 100 तक में कितनी है? 10, ठीक। 3, 3, 6, 3 का 9 और 1 10, ये 61 है। क्लियर? तो अब आपको ये याद रखनी है पूरी पूरी, ठीक है, ताकि आप भूलें ना। अब लिख लो चाहे
कुछ तथ्य लिख लो। नोट में लिखो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, साथ ही दो ही केवल एक सम अभाज्य संख्या है। मतलब जानते हो क्या मतलब? दो तो सबसे छोटी अभाज्य है ही है, साथ ही दो जो है ना ये सम अभाज्य भी है, और इसके अलावा कोई भी इन पूरे के पूरे 25 में आपको ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो सम होगी। आप देखो कहीं पे किसी में 2 का भाग जा रहा है, आपको दिखेगा सब की सब विषम है, सम कोई है ही नहीं। तो अब आपको सम और विषम का भी कॉन्सेप्ट याद आ गया। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला भी पता चल गया, 2 के बारे में पता चल गया। अब समझ में आया मैंने क्यों सम पढ़ाया था, क्योंकि ये शब्द आपको यहाँ पर क्लियर रहे, हर एक चीज़ की क्लियरिटी रहे। ठीक है, फिर लिखो दूसरा इसी में फैक्ट लिखो, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगला फैक्ट लिखो, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये याद कर लेना, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। अब आपके मन में आएगा सर एक क्या है, तो लिखो एक ना तो भाज्य संख्या है तथा ना ही अभाज्य संख्या है। इसका क्या मतलब है? एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि एक बात बताओ, हमने क्या कंडीशन अभी पढ़ी कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड हो, ठीक है, या ना हो, तो ना तो एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है और ना ही ना है। मतलब जो सिंगल ही एक है तो एक का हम दूसरा कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए कहा जाता है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्लियर? तो इतनी स्टोरी आपको समझ में आई भाज्य और अभाज्य की। अब आपके दिमाग में कुछ बच्चों के खुराफात चल रहा होगा। क्या खुराफात? सर चेक करें या भाज्य हैं कि नहीं है, तो चेक कर लो, किसी को भी आप चेक कर लो। जैसे 53 को चेक करो, क्या 53 का कोई गुणनखंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ एक मिलेगा और यह 53 मिलेगा, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। क्या 13 का कोई गुणनखंड मिलेगा? नहीं सर, केवल एक मिलेगा और 13 मिलेगा। मतलब एक और उसके अलावा कोई गुणनखंड ना हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य। और एक और उसके अलावा अन्य गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है? भाज्य। ठीक है, तो अभाज्य और भाज्य का मतलब समझ गए कि ना हो अभाज्य, है तो भाज्य। ना समझ में आओ क्लास को दोबारा देखना। चलिए अगली आगे लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट आप लिखो सह अभाज्य। सह अभाज्य ये बिल्कुल सिंपल है, सह अभाज्य संख्याएं। इसको लिखो को प्राइम नंबर, COPRI, मतलब CO बस जोड़ दो। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम ऐसे लिखना, को डैश प्राइम। ठीक है, को प्राइम। ठीक, सह का मतलब क्या होता है? 7। सह का मतलब 7। तो यहाँ क्या होगा कि कम से कम 2 होंगी और उन 2 को चेक करके बताना है कि अभाज्य हैं कि नहीं है। जैसे लिखो, पहले परिभाषा लिखो, वे संख्या युग्म। संख्या का मतलब समझ गए, कोई ग्रुप नंबर होगा। वे संख्या युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा। यूपीएससी ने बड़ा क्वेश्चन पूछा है ना कि इनमें से कौन सा युग्म सही है, कोई एक युग्म सही है, कोई 2 युग्म सही है। शुरू में तो जब आया था क्वेश्चन तो पेयर ही नहीं पता था, इस शब्द का ही अर्थ नहीं पता था नए नए बच्चों को। ठीक है, तो फिर भी कोई वे संख्या युग्म जिनमें आपस में एक के अलावा कोई भी
एक के अलावा कोई भी, अरे रुको 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 रुको, यहाँ पे देखो मैंने वही गलती कर दी जिस गलती से मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ ना। जिनमें आपस में एक के अलावा, एक नंबर वाला लिखना है, वे संख्या युग्म जिनमें आपस में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ ब्रैकेट में लिखो कॉमन, COMMON, कॉमन ना हो, अर्थात संख्याओं का महत्तम। ये शब्द आपको अभी नहीं समझ में आएगा तो आप इस लाइन को छोड़ देना, इस शब्द को, ठीक है। ये दूसरी परिभाषा जो है इसको आप छोड़ देना। जब मैं आपको महत्तम समापवर्तक पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक लाइन में बस बता दूंगा, आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो जब मैं बताऊंगा तब फिर आप समझना, ठीक है। अर्थात संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कुछ सिंपल सा प्रश्न आएगा, ठीक है। पहले लिख लो इस पर भाषा को, वे संख्या युग्म या वे संख्या युग्म जोड़ा जिनमें आपस में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ कॉमन ना हो, ठीक है, कॉमन ना हो, अर्थात संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो, सह अभाज्य या को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो हमने एक संख्या युग्म लिया, युग्म का मतलब दो संख्याएं 51 और 11 ली। अब हमसे अगर ये पूछे कि क्या ये 51 और 11 सह अभाज्य हैं, तो हमको चेक करना है। हमें ये तो पता है कि 11 और 51 में से जो 11 है ये अभाज्य है, लेकिन क्या 51 अभाज्य है? ठीक है, तो आपको पता है कि 51 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। 51 का 1 होगा, ठीक है, 51 का 3 होगा, ठीक है, और 51 का 17 होगा। तो 17 34 17 51, मतलब यहाँ पे इसके तो गुणनखंड हो गए, भाज्य भी है, यानी कि ये भाज्य है। लेकिन 11 क्या है? 11 आपकी अभाज्य है। ध्यान से सुनना, 11 आपकी अभाज्य है, 51 आपकी भाज्य है। 11 भाज्य क्यों, अभाज्य क्यों है? क्योंकि ये 1 और 11 के अतिरिक्त इसका और कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक। अब हमसे लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि सह अभाज्य बताओ, यानी कि इन दोनों को मिलाकर बताओ। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, हम यहाँ पर ये 51 लिखेंगे, बराबर ऐसे करेंगे, और 51 का जो भी गुणनखंड है 1 गुणे 3 गुणे 17 ऐसे लिख देंगे, ठीक। उसी के नीचे 11 लिखेंगे और 11 का जो गुणनखंड है 1 गुणे 11 ये लिख देंगे, ठीक। और अब ये हम चेक करेंगे कि क्या इसमें एक के अलावा इन दोनों में और कोई कॉमन है। अगर और कोई कॉमन है, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि ये सह अभाज्य नहीं है, ठीक है, हम कहेंगे ये सह अभाज्य नहीं है। और अगर कोई कॉमन नहीं हुआ एक के अलावा, तो हम कहेंगे ये एक सह अभाज्य है, ठीक है। जैसे ये 51 है तो 1 3 17 आ रहा, यहाँ पे क्या है 1 और 11, मतलब 11 ऊपर नहीं है, 3 नीचे नहीं है, 17 नीचे नहीं, मतलब केवल एक ही यहाँ पे कॉमन है। तो एक ही कॉमन है, तो ये क्या हुई? ये सह अभाज्य संख्या हुई, ठीक। इसी तरीके से दूसरी मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल में दी 3 और 7। 3 और 7 क्या है? ये दोनों की दोनों अभाज्य हैं। तो 3 और 7 में क्या है कि 3 का 1 गुणा 3 आ गया, 7 का क्या हुआ 1 गुणा 7 हुआ। तो यहाँ केवल क्या है, एक ही कॉमन आया। क्लियर? अब यहाँ पर एक लाइन अभी मैं लिखा दूंगा, ठीक है, लिख लो, पता नहीं फिर मैं भूल जाऊँ, है ना। लिखो लिखो, नोट करके लिखो, दो अभाज्य संख्याएं या कहें अभाज्य संख्याओं का युग्म, अभाज्य संख्याओं का युग्म अधिकांशता, वैसे अधिकांशता वर्ड मुझे नहीं लिखना चाहिए, हमेशा वर्ड लिखना चाहिए, लेकिन अधिकांशता मैंने डाल दिया फिर भी। दो अभाज्य संख्याएं या कहें अभाज्य संख्याओं का युग्म अधिकांशता सह अभाज्य ही होगा, अधिकांशता सह अभाज्य ही होगा,
ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है सीधा सा, जैसे हमने आपसे 53 बोला और हमने 13 बोला, दोनों की दोनों दोनों की दोनों आवाज़ हैं, तो 53 का क्या होगा, 53 का आपको पता है 1 और 53 होगा, 13 का क्या होगा 1 और 13 होगा, तो एक ही तो कॉमन आएगा यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो ये लाइन आपने लिख ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सह अभाज्य कौन सी नहीं हो सकती, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए कि सह अभाज्य कौन सी नहीं होगी। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, क्या भाज्य संख्या 8 बताई, ठीक है, भाज्य संख्या मैंने आपको क्या बताई 8 बताई। अब यहाँ पर अगर आपको नीचे ऑप्शन में वो दे दे, नहीं 8 यहाँ पे दे दिया, हाँ यहाँ मैंने 16 दे दिया, 8 और 16 आपको दे दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है तो आपने 8 का गुणनखंड क्या निकाला, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8, एकम 8, ठीक है। ऐसे ही 16 का 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 या 2, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ आपको क्या कॉमन मिल रहा, 1 भी मिल रहा, 2 भी मिल रहा, फिर 2 मिल रहा, फिर 2 मिल रहा, यानी कि 8 और 16 अगर आपको दे दे तो पूछे ये सह अभाज्य हैं, तो आप कहोगे नहीं सर ये सह अभाज्य नहीं है। या आपको अगर दे दे 27, है ना, और आपको दे दें 33, ठीक है, 27 और 33 आपको दे दे, ठीक। तो अब आपसे पूछे कि ये इनमें से सहभाज्य हैं या नहीं, तो आप क्या करोगे, 27 का गुणनखंड निकालो। 27 का गुणनखंड देखो ऐसे निकालना है एलसीएम से, तो एलसीएम जब पढ़ाऊंगा तो फिर आपको आ जाएगा। एलसीएम में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, 3 का भाग दो, ठीक है, 3 नवा 27, फिर 3 का भाग दो, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, तो ये 3 बार आया, है ना, और ये 1 तो है ही, तो 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 एकम 27। ऐसे ही 33 का निकाल लो, ठीक है, 33 का क्या होगा, 1 तो होगा ही होगा, मतलब 3 से 2 तो 11 बार गया, फिर 11, ठीक है। तो यहाँ 33 का 1 गुणे 3 गुणे 11, ठीक है, 11 3 33। अब देखो यहाँ पे 1 तो है ही, 1 के अलावा 3 भी है, तो ये क्या होगी, ये सह अभाज्य नहीं होगी। ये सारे एग्जाम्पल आप लिख लेना, सह अभाज्य नहीं है, ठीक। 8 और 16 क्या है, ये भी सह अभाज्य नहीं है। 27 और 33 क्या है, ये भी सह अभाज्य नहीं है, इनको सॉल्व करके लिख लेना। 53 और 13 क्या है, ये सह अभाज्य हैं, और इस पे भी मैंने आपको क्या कंडीशन लिखाई कि जितनी दो अगर अभाज्य संख्याएं या उन अभाज्य संख्याओं का युग्म अगर है तो वो हमेशा सह अभाज्य ही होगा। क्यों, क्योंकि उनका केवल एक के अतिरिक्त अन्य कोई फैक्टर नहीं होता है, या कहें अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है। क्लियर, तो सह अभाज्य आपने लिख ली। अब कुछ एग्जाम्पल में लिख लो, चाहे तो आप और लिख लो एग्जाम्पल में, ये आगे पढ़ाऊंगा, जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे ना तो इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, तब फिर आपको याद आएंगी। 51 11, ठीक है, ये सब आगे काम आएंगी चीज़ें, आपको लग रहा है, और कुछ बच्चों को तो एहसास हो गया होगा कि हाँ सर ये तो सब आगे काम आने वाली हैं, ठीक है। ये सब की सब क्या हैं, सह अभाज्य हैं, ठीक है। अब 8 है जैसे, तो 8 का 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। 9 है, 9 का 1 गुणा 3 गुणा 3, तो यहाँ पे 2 3 तो मैच ही नहीं कर रहा, केवल ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों में होना चाहिए कॉमन, एक के अतिरिक्त अगर होगा, ज़्यादा अगर एक के अतिरिक्त हो जाए तो वो सह अभाज्य नहीं होगी, और अगर एक के अतिरिक्त नहीं होगा तो वो सह अभाज्य होगी। क्लियर, अब लास्ट हेडिंग लिख लो, फिर इसके बाद आज आपकी छुट्टी, और कल से फिर विभाजन के नियम को हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट लिखो, परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या संपूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। वैसे परफेक्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन फिर भी परफेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। लिखो, वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत या प्राकृतिक संख्या जिसके सभी, ये जादू है एक तरीके का, समझो, जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उसी संख्या के बराबर होता है,
उसी संख्या के बराबर होता है। जैसे बचपन में एक आप लोग खेल खेलते होगे, मीठी वाली वो आती थी, खेलने वाले खिलौने आते थे मीठी मीठी टॉफ़ी के बने हुए, है ना। हम लोग वो धागे को बांध के दोनों हाथों से वो रस्सी खींचते थे, वो गिट्टी घूमती थी, तो उसका हम लोग बचपन में गाना गाते थे कि खेल लो खिला लो फूट जाए खा लो। मतलब जितनी देर मर्जी आए खेल लो प्ले कर लो उस चीज़ से, और जब प्ले ख़त्म हो जाए, वो धोखे में टूट जाए गिर जाए, फिर उसको खा लो क्योंकि वो टॉफ़ी होती। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि जिसके सभी गुणनखंडों का पहले गुणनखंड निकाल लो, फिर उन गुणनखंडों को अगर आपस में जोड़ दोगे तो वही संख्या आपको मिल जाएगी, उसी संख्या के बराबर होता है परिपूर्ण संख्या। आजकल ऐसी ही परिभाषाओं पे प्रश्न बनेंगे, तभी यूपीएससी का पेपर और जटिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मौका ही नहीं मिलेगा आपको पढ़ाने का, ना आप पढ़ोगे। बराबर होता है परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे आप 6 को देखो, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 दूना 6। अब यहाँ पे क्या करो, 1 को जोड़ो, 2 को जोड़ो, 3 को, तो कितना आ रहा, 6 ही तो आ रहा। तो ये क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह से आप 28 को देखो, 28 का आप गुणनखंड निकालो, क्या आपको निकलेगा, आपको 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है, 7 निकलेगा, 14 निकलेगा, ठीक है। ये सब क्या निकलेंगे, ये इसके गुणनखंड निकलेंगे, ठीक है। कि 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा, 7 से भी चला जाएगा, 14 से भी चला जाएगा। अब इनको आप जोड़ो, ठीक है, 14 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28, ठीक है। ये यहाँ पे ये गुणा नहीं करना है, ये भाग देना है। यहाँ पे 1 से 2 से 4 से 7 से 14 से गुणा कर दोगे तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये गुणनखंड है, जैसे यहाँ पे है ना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है यहाँ पे 28, ठीक। मतलब गुणनखंड आपको निकालना है, कितने से भाग जाएगा, कितनी संख्याओं से, तो 28 के पहले तक ही संख्याओं से भाग जाएगा। तो हमने 14 को जोड़ा 7 से, 7 को 4 से, 4 को 2 से और 2 को 1 से, तो हमारा 28 आ जाता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। क्लियर। तो इतनी बातें हमने आपको आज समझा दी। एक बात जो रह गई थी वो और आपको समझा दें। पहली क्लास जो हमने आज आपकी शुरू की थी और भाज्य संख्याएं जब पढ़ा रहे थे, है ना, आप रफ में लिख रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ ना, रफ पे लिखोगे तो आसानी रहेगी। अब वहाँ पे आप देखो एडिट कर लोगे, ठीक है। मैं देखो दिखाता हूँ मुझे क्या सुधार करना है। ये जैसे भाग भाजक ये पढ़ा रहा था, ठीक है, ये भाग भाजक, ये देखो ये पढ़ा रहा था आपको, ठीक है, आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, एक फार्मूला आप लिख लो, मैं भूल गया था। फार्मूला क्या है, फार्मूला है यहाँ पे, फार्मूला लिखो यहाँ पे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अगर मान लो आपको भाज्य निकालना है, ठीक है, यानी कि आपको ये चेक करना है कि जो ये आपका भाग गया सही गया गलत गया, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में क्या दे रखा है, 12, 12 क्या है, भाज्य है, तो आपको चेक करना है 12 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने भाजक कितना निकाला, 2 था भाजक जिससे भाग दे रहे थे, भागफल कितना आया था, 6 आया था, शेषफल कितना था, 0 था। तो हमको कितना पता चला, 6 दूना 12, यानी कि हमारा ये सवाल सही है, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको क्या बताया था, 27 को लेकर, तो भाज्य क्या था, 27 था, भाग किससे दे रहे थे, 3 से दे रहे थे, कितनी बार गया था, 9 बार गया था, शेषफल कितना आया था, 0 आया था, तो 9 त्रिक 27। तो ये फॉर्मूला भी आप यहीं पर लिख लो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कछु ना ही याद रखना है। क्लियर। तो इतनी बातें आज हमने आपको पढ़ाई, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हमारी लगभग 3 से 4 क्लासेस बची हैं, मतलब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, चौथी जो क्लास है, उसमें हम आपको विभाजन का नियम पढ़ाएंगे। 5वीं जो क्लास होगी हमारी, उसमें नंबर ऑफ जीरो और इकाई का अंक पढ़ाएंगे।
छठी जो क्लास होगी हमारी उसमें हम शेषफल के बारे में पढ़ाएंगे, और सातवीं जो क्लास होगी हमारी उसमें हम आपको विविध के बारे में पढ़ाएंगे, कुछ ट्रिक्स और टैक्टिक्स बताएंगे, और शेषफल के जो एक दो कॉन्सेप्ट रह जाएंगे क्योंकि शेषफल वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसके जो एक दो कॉन्सेप्ट या सवाल रह जाएंगे उनको इस क्लास 7 में कवर करा देंगे। तो इस तरीके से हमारी क्लास 7 में ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारी जो क्लास 8, 9 और 10 आएगी, इनमें हम आपको परसेंटेज की क्लास कराएंगे, और इन 3 क्लास में परसेंटेज हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा मान लो 10 क्लास में हमारा परसेंटेज और नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। परसेंटेज में हमको 10 टाइप के सवाल पढ़ने हैं, 0 से लेके टॉप लेवल पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि कितनी जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, ताकि आप बार बार चीज़ों को रिवाइज कर सकें, ठीक। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, विभाजन का नियम। यानी कि आज हमने क्या कर लिया, आज हमने संख्याओं का वर्गीकरण का टॉपिक, ठीक है, पूरा ख़त्म कर लिया। वरना आपको केवल लोग संख्याओं के वर्गीकरण में ना यही पढ़ाते हैं, परिमेय या परिमेय पढ़ा के छोड़ देंगे, भाज्य अभाज्य सह अभाज्य सम विषम ये कुछ नहीं पढ़ाते। मैंने आपको पढ़ा दिया ताकि अब जब आप विभाजन का नियम पढ़ो, यहाँ आपको समझ में आए कि अच्छा सम उसको बोलते हैं जिसमें 2 से भाग जाए, विषम उसको बोलते हैं जिसमें 2 के पहाड़े के अलावा किसी में भाग जाए, किसी का भाग जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में विभाजन के नियम के साथ। अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए, फेयर करिए, रिवीजन करिए, ताकि जब आपको प्रैक्टिस सीट मिले तो आप उस पर क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ और ईजी वे में सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।